फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे की सीरीज़। यूडीसी में नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को किस योजक चिन्हों के द्वारा, यानी कि कौन से ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा उसको ऐड किया जाता है? कोलन, प्लस, स्लैश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लस। प्लस के साइन के द्वारा हम क्या करते हैं? यूडीसी में जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडीसी में असतत विषयों के यानी कि एग्लोमरेशन ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव सब्जेक्ट्स को यूडीसी को दर्शाने के लिए किन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अक्सर एग्जाम्स में सिंबल्स को लेकर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि यूडीसी में, सीसी में और डीडीसी में, इन तीनों ही क्लासिफिकेशन स्कीम्स में किस किस प्रकार के सिंबल्स का, कैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज़ होता है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि यूडीसी में हमको क्या करना है कि हम क्या करेंगे, जो भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव सब्जेक्ट्स होंगे उनको हम कैसे एग्लोमरेट करेंगे, कैसे हम उनको ऐड करेंगे, किस सिंबल के थ्रू? तो वो स्ट्रोक का साइन है, प्लस का, राउंड ब्रैकेट्स या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लस का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी में होने वाले परिवर्तनों को किस प्रकाशन में प्रकाशित किया जाता है? यानी कि यूडीसी में वो कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, वो किस ईयर में पब्लिश हुए थे, है ना, किसके द्वारा, मतलब किस प्रकाशन में प्रकाशित किया गया था। यूडीसी में होने वाले परिवर्तनों को किस प्रकाशन में प्रकाशित किया जाता है? यानी कि यूडीसी में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, ये यूज़र्स को बताने के लिए, है ना, जो भी मतलब जो कैटलॉगिंग करते हैं, जो हम लोग हैं लाइब्रेरी के लोगों को बताने के लिए एक स्पेशल रूप में एक नोट लिखा जाता है। वो नोट क्या कहलाता है? ए नोट, बी नोट, पी नोट या फिर क्यू नोट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी में छोटे कोष्ठक यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं में दी गई अरबी संख्या यानी कि एरोबिक जो नंबर्स होते हैं इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 और उसके बाद में स्ट्रोक का साइन और 9 निम्नलिखित में से किस हेतु प्रयुक्त होता है, यानी कि किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं, प्लेस, फॉर्म, रेस एंड नेशनैलिटी या फिर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेस। प्लेस के लिए हम इक्वल का साइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी में विभिन्न पक्षों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किन योजक चिन्हों का, वो कौन से ऐड सिंबल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं? कोलन, कॉमा या फिर सर्कुलर, स्क्वायर ब्रैकेट, कलर, कोलन या फिर डॉट का, या फिर कोलन, डबल कोलन, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड प्लस। तो हम यूडीसी में क्या करते हैं, जो अलग अलग फेसेट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम कोलन का, डबल कोलन, स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर प्लस साइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी नोट्स एवं पीपी नोट्स का प्रकाशन किस वर्गीकरण के संशोधनों के लिए होता है? पी नोट्स एवं पीपी नोट्स का प्रकाशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण, बिब्लियोग्राफी वर्गीकरण, डीवी डेसिमल वर्गीकरण या फिर यूडीसी। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये हमारा, कि पी नोट्स और पीपी नोट्स, इनका जो प्रकाशन किस वर्गीकरण के संशोधनों के लिए, यानी वो कौन सी वर्गीकरण, कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसमें पीपी नोट्स एवं पीई नोट्स का यूज़ किया गया है? तो वो है यूडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था? हम सभी जानते हैं कि डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को मेलविल डेवी ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत को यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को पहले 10 भागों में विभक्त किया गया है। ये वर्गीकरण किस पर आधारित है? प्लेटो के वर्गीकरण पर, फ्रांसिस बेकन के वर्गीकरण पर, अरस्तु के वर्गीकरण पर या फिर वैदिक वर्गीकरण पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसिस बेकन के क्लासिफिकेशन के आधार पर डीवी डेसिमल ने
यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को क्या किया है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक टाइप का और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके अपकमिंग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि जो डीडीसी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को 10 भागों में विभक्त किया गया है, ये सभी लोग जानते हैं। ये किस वर्गीकरण, ये किस क्लासिफिकेशन स्कीम पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, तो ये फ्रांसिस बेकन के जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वर्गीकरण विद यानी कि वो उस क्लासिफिकेशनिस्ट का नाम बताइए जिसने सामान्य भारतीय अरेबिक संख्याओं यानी कि नंबर 0 to 9 का अपनी वर्गीकरण प्रणाली में क्रमांक संख्याओं के रूप में प्रयोग किया है, यानी जो उनका क्रमांक नंबर है, कॉल नंबर के हिसाब से उसका प्रयोग किया है, तो वो है 0 to 9। सभी लोग जानते हैं कि मेलविल डेवी क्लासिफिकेशन स्कीम ही एक ऐसी स्कीम है जिसमें इन्होंने एक भारतीय अरेबिक संख्याओं यानी कि 0 to 9 का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का 21 एडिशन में सामान्य एकल यानी कि जो कॉमन आइसोलेट्स हैं उनका समानार्थी पद क्या है? फॉर्म डिवीज़न है, स्टैंडर्ड डिवीज़न है या फिर कॉमन सब डिवीज़न है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। क्या करते हैं हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम एसएस का यूज़ करते हैं, एसएस यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण पद्धति में विषय के पक्ष एवं संबंध को दर्शाने वाली अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स को क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंडेक्स बोलते हैं, क्लासिफाइड इंडेक्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट इंडेक्स बोलते हैं या फिर रिलेटिव इंडेक्स। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो वर्गीकरण पद्धति में यानी कि क्लासिफिकेशन स्कीम में जब हम विषय के बारे में बात कर रहे होते हैं उसमें जब हम फेसेट और रिलेटिव्स के रिलेशन की बात करते हैं तो उसको जो समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिलेटिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में जो इंडेक्स है का यूज़ निम्नलिखित में से किस हेतु किया जाता है? अल्टरनेटिव वेज ऑफ अरेंजमेंट, कंसिस्टेंसी, एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड सब डिवीज़न या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीडीसी में क्या है, जब हम एक उसका क्या नाम है तालिका इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम यूज़ इसलिए करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जिसमें मात्र 0 का ऐड किया जाता है एक योजक चिन्ह के रूप में यानी कि एक एडिशन के फॉर्म में, ठीक है, यूज़ किया जाता है। तो वो है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन या फिर कोलन क्लासिफिकेशन। तो हम जैसा कि जानते हैं कि डीडीसी ही एक ऐसी प्योर नोटेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसमें किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए किसी सिंबल का या फिर किसी जो है अल्फ़ाबेटिकल उसका यूज़ नहीं किया गया है। इसमें 0 के द्वारा हम क्या करते हैं, नंबर को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के 19th एडिशन में इसकी जो सारणी है यानी कि जो इंडेक्स है सारणी 3 में निम्नलिखित में से किस हेतु दी गई है? यानी कि इसकी जो टेबल सारणी की बात यानी कि टेबल की बात हो रही है, जो 3rd नंबर की टेबल है उसमें क्या बताया गया है? डीडीसी के 19th एडिशन की बात हो रही है। देखिए डीडीसी के एडिशंस के बारे में से रिलेटेड भी बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि किस एडिशन के बारे में क्या पूछा जा रहा है। तो डीडीसी का यहाँ पे 19th एडिशन के जो 3rd टेबल है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये मानक उपविभाजन से रिलेटेड है, भाषा विभाजन से, व्यक्तियों का समूह या फिर साहित्य उपविभाजन, यानी कि यहाँ पे लिटरेचर उससे रिलेटेड इसकी जो 3rd टेबल है वो किससे रिलेटेड है? लिटरेचर सब डिवीज़न से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डीडीसी के किस संस्करण से उसके लेखक के नाम को आख्या में यानी कि टाइटल में सम्मिलित किया जाता है, यूज़ किया जाता है उसको? तो वो उसका कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है, 15th एडिशन है, 16th एडिशन है या फिर 21st एडिशन है? तो इसका डीडीसी का जो 15th एडिशन है उसमें लेखक के नाम को
टाइटल के साथ ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी में वर्गांक यानी कि कॉल नंबर को बनाने के लिए 020, 301, 332 एंड 954 आदि किस प्रकार के अंकन के उदाहरण हैं। ये प्योरली जब अगर हम बात कर रहे हैं कि नोटेशन की बात कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि यहाँ पे जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्योर उसकी बात की जाए, अगर डीडीसी दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर डीडीसी ही एक ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसमें प्योर नोटेशन का यूज़ किया गया है। इसमें किसी भी सिंबल, किसी भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि डीडीसी ही एक ऐसी स्कीम है जिसमें प्योर नोटेशन का यूज़ किया गया है। देखिए 020, 301, 332, 954 इन सभी में नंबर्स का यूज़ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुद्ध अंक यानी कि प्योर नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी क्लासिफिकेशन में प्रयुक्त इंडेक्स क्या है। शुद्ध अनुक्रमणिका है यानी कि प्योर इंडेक्स है, एक मिक्स्ड नोट इंडेक्स है, या फिर रिलेटिव इंडेक्स है, या फिर सब्जेक्ट इंडेक्स। तो डीडीसी में हमको मालूम है जो डीडीसी का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, रिलेटिव इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक की डीडीसी के 23rd एडिशन पब्लिश हो चुके हैं। लेटेस्ट जो चल रहा है वो 23rd एडिशन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी में राजनीति शास्त्र को यानी कि पॉलिटिकल साइंस को किस वर्गांक द्वारा दर्शाया गया है, यानी उसके लिए कौन सा कॉल नंबर है, कौन सा क्लास नंबर है। तो उसके लिए 320, जब हम 300 के अंदर जाते हैं तो उसके सब डिवीज़न में, जब हम उसके सब सेक्शन में, सब डिवीज़न में जाते हैं तो वहाँ पे जो 320 नंबर है वो हमारा कौन सा नंबर होता है, वो हमारा पॉलिटिकल साइंस का नंबर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी में वर्गांक यानी कि जब हम कॉल नंबर बनाते हैं तो उसको किसे दर्शाता है। देखिए इसमें एक पर्टिकुलर कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ नंबर्स को दे दिया जाता है, कुछ कॉल नंबर्स को दे दिया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है कि ये किसको शो कर रहा है। तो इसमें अब जैसे क्योंकि बात है 822, अब 8 नंबर से हम समझ में आ रहा है 8 नंबर हमारा किससे रिलेटेड है, वो हमारा लिटरेचर से संबंधित है। लिटरेचर नहीं, लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो 822.33, तो जब हम ये किससे रिलेटेड है, अंग्रेजी कथा साहित्य से यानी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, इंग्लिश फिक्शन से मतलब जो ड्रामा है उससे रिलेटेड है, प्रेमचंद से रिलेटेड है, या फिर विलियम शेक्सपियर से। तो जब हम 3 में इसके और भी फर्दर सब डिवीज़न में जाते हैं तब हम देखते हैं कि जो 822.33 नंबर जो है वो किसको दर्शाता है, वो विलियम शेक्सपियर का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के 21वें एडिशन में यानी कि 21st एडिशन के पार्ट 2 के प्रारंभ में कितने संक्षेपक दिए गए हैं, यानी कि कितने वो संक्षेपक, यार इतनी शुद्ध हिंदी है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि इसको क्या बोलते हैं। संक्षेपक अभी देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो डीडीसी का जो 21st एडिशन आया है उसके पार्ट 2 के कितने पार्ट हैं। ठीक है, तो इसके 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, या फिर 4 पार्ट हैं। तो 21st एडिशन का जो पार्ट 2 है उसके 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के 21st एडिशन में मानक उपविभाजन यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न सारणी की संख्या क्या है, टेबल 1, 2, टेबल 3 या फिर टेबल 7। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मानक उपविभाजन यानी कि एसएस स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का, तो ये टेबल नंबर 1 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के किस संस्करण को यानी कि किस एडिशन को मानक संस्करण कहा जाता है, एक स्टैंडर्ड एडिशन माना गया है। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि डीडीसी का वो कौन सा एडिशन है जिसको एक क्या माना गया है, एक स्टैंडर्ड एडिशन माना गया है। तो वो कौन सा एडिशन है, 12th एडिशन है, 15th एडिशन है, 18 या फिर 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 एडिशन। डीडीसी का 15 एडिशन जो है उसको एक स्टैंडर्ड एडिशन माना गया है। डीडीसी का 21st एडिशन कितने खंडों में है। डीडीसी का जो 21st एडिशन है वो 4 पार्ट्स में है, 4 खंडों में है। पहले डीडीसी के
तीन पार्ट थे, अब क्या हो गए हैं, 4 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डीडीसी का जो 21st एडिशन है कि चौथी व छठी सारणी में, यानी कि जो चौथी और जो छठी यानी कि 4 और 6 नंबर की जो टेबल है उसमें क्या बताया गया है। मानक उप विभाजन यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, वो तो टेबल 1 हो गई। फिर भौगोलिक उप विभाजन है, भाषा है, यानी कि यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक वाली बातें हैं, जो लैंग्वेज से रिलेटेड बातें हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। 4 और 6 में भाषा विषयक उपविभाजन सारणी एवं भाषाएं सारणी, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें किस में से हम पिक कर सकते हैं, किस में हम देख सकते हैं, वो टेबल नंबर 4 और 6 में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के अनुसार किसी विषय का इतिहास बनाने के लिए किस मानक उपविभाजन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, डीडीसी के अनुसार क्या होता है, अगर हमें किसी विषय का, किसी सब्जेक्ट का इतिहास यानी उसकी हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री में जाना है, तो हिस्ट्री के लिए नंबर क्या है, 0 to 09, तो हम 09 का यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी का जो 19th एडिशन है उसके पार्ट 1 में के अंत में संलग्न, यानी कि जो एक ऐड किया गया है, प्रथम संक्षेपक कितने मुख्य वर्गों में विभक्त है, यानी कि जो पहला पार्ट है, ठीक है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के अनुसार किसी विषय के शब्दकोश का, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है डिक्शनरी का, अगर हमें कॉल नंबर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किस स्टैंडर्ड डिवीज़न का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम 03 स्टैंडर्ड डिवीज़न का यूज़ करेंगे। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन किस वर्ष क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, तो वो उसका जो राइट आंसर है वो है 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन आया था वो किस वर्ष पब्लिश हुआ था। देखिए, फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, और जो इसका 7th एडिशन आया है वो आया है 1987 में। अब क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन के अब तक कितने एडिशन पब्लिश हो चुके हैं, तो कोलन क्लासिफिकेशन के अब तक की 7 एडिशन पब्लिश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन प्रणीत वर्गीकरण पद्धति को कोलन क्लासिफिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, अब किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वो रंगनाथन को पसंद था, क्योंकि उसमें कोलन का यूज़ किया गया है, या फिर इसके फर्स्ट एडिशन में केवल कोलन योजक चिन्ह का ही प्रयोग सभी पक्षों के लिए किया गया है। थर्ड है कि इसका जो फर्स्ट एडिशन है इसमें केवल कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन योजक चिन्ह का ही, यानी कि कोलन साइन का ही यूज सभी पक्षों के लिए किया गया है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर। कोलन क्लासिफिकेशन के किस एडिशन में सर्वप्रथम सबसे पहले मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा सम्मिलित की गई थी। अब मूलभूत श्रेणियां यानी कि जो PMEST, ये जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो क्लासिफिकेशन में जो है, क्लासिफिकेशन स्कीम में, कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम में हम 5 जो है कैटेगरीज का यूज़ करते हैं, तो उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि ये किस एडिशन में यूज़ किया गया था। सबसे पहले ये जो 5 जो फंडामेंटल कैटेगरीज थी वो था कोलन क्लासिफिकेशन का जो 3rd एडिशन आया था, उसमें फंडामेंटल जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज थी उनका यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन क्लास के ऐसे उप विभाग जिनका विभाजन एक सी विषय विशेषता के आधार पर न करके परंपरागत विभाग के अनुसार किया गया हो को क्या कहते हैं। बेसिक क्लास, मेन क्लास, सिस्टम या फिर कैनोनिकल क्लास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैनोनिकल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन था उसमें पारंपरिक मुख्य वर्गों यानी कि ट्रेडिशनल मेन क्लासेस को किसके द्वारा दर्शाया गया है। इंडो अरेबिक नंबर्स के द्वारा, रोमन कैपिटल्स के द्वारा, रोमन स्मॉल्स के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन था उसमें जो ट्रेडिशनल मेन क्लासेस हैं उनको रोमन कैपिटल लेटर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन था उसमें पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को दर्शाने के लिए किस योजक चिन्हों का
यूज़ किया गया है, तो उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा हमने क्या किया गया है, इसमें जो पूर्ववर्ती ACI PCI, यहाँ पे बात हो रही है ACI और PCI के बारे में। तो ACI और PCI इसके बारे में बात हो रही है, तो उसमें ही हम किसका यूज़ करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन था उसमें अंकन पद्धति हेतु यानी नंबर्स को नोटेशन को ऐड करने के लिए जो चिन्हों का यूज़ किया गया है कि उसकी संख्या कितनी है, कितने चिन्ह यह यूज़ किए गए हैं, कितने नंबर ऑफ चिन्ह यूज़ किए गए हैं। तो उसका राइट आंसर है 6, 8, 12 या फिर 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन के किस एडिशन में ग्रीक अक्षर यानी कि डेल्टा का प्रयोग किया गया है, 4th, 5th, 2nd या फिर 3rd। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3rd नंबर का यानी कि 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन के प्रभावी दशक यानी कि LED हेतु कितने वर्षों का प्रयोग किया जाता है। LED हेतु कितने वर्षों का प्रयोग किया जाता है, करीब 20 वर्ष। पब्लिक एंड प्राइवेट टाइम की अवधारणा किससे प्रारंभ की गई है, मेलविल डेवी, SR रंगनाथन, CA कटर या फिर JD ब्राउन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SR रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन के अनुसार किस मूलभूत श्रेणी की पहचान सर्वाधिक कठिन है, एनर्जी, मैटर, पर्सनालिटी या फिर स्पेस। देखिए, जब हम कोलन क्लासिफिकेशन में जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे अगर टफ काम होता है तो वो होता है पर्सनालिटी को सर्च करना, क्योंकि एनर्जी हमें समझ में आ जाती है, मैटर समझ में आ जाता है और स्पेस भी समझ में आ जाता है। अगर हम किसी चीज़ को नहीं समझ, और टाइम तो अलग से ही क्लियर हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ये टाइम आइसोलेट है। बट जब हम बात कर रहे होते हैं कि पर्सनालिटी को ढूंढने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब हम कोलन क्लासिफिकेशन को कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन में रिक्तकारी यानी कि एम्प्टी डिवाइस का यूज किया जाता है का प्रयोग निम्नलिखित में से किस हेतु किया जाता है, हॉस्पिटैलिटी इन चेन, हॉस्पिटैलिटी इन एरे, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो जब हम यहाँ पे बात हो रही है एम्प्टी डिवाइसेस की, तो जब हम कोलन क्लासिफिकेशन में एम्प्टी डिवाइस का यूज़ करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इन एरे के लिए हम एम्प्टी डिवाइस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गांक संख्या यानी कि कॉल नंबर 22 सेमीकोलन 46 कोलन 51.44 में अंक 46 किसका प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या है, ये पर्सनालिटी है, एनर्जी है, मैटर है या फिर स्पेस है। तो 46 जो है इसमें ये मैटर को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पिटिंग डिजिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको आसान बनाती है, हॉस्पिटैलिटी इन चेन, इंट्रोपोलेशन इन एरे, एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे या फिर इंटरपोलेशन इन चेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरपोलेशन इन एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सी सारणी यानी कि कौन सी टेबल दी गई है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ऑक्सिलरी टेबल्स, पोस्ट ऑर्गेनाइजिंग कॉमन आइसोलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्ट ऑर्गेनाइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन में जोन का सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम क्या है, ZA, इसका जो राइट आंसर है ZA, ZO, Z1, ZA, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग यानी कि O को किससे रिलेट किया गया है, साहित्य से यानी कि लिटरेचर से। लिटरेचर में P3 किसको दर्शाता है, ये ऑथर फेसेट को दर्शाता है, वर्क फेसेट, लैंग्वेज फेसेट या फिर फॉर्म फेसेट। तो जो O यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड है, ये ऑथर फेसेट को P3 में जो है यानी कि P3 यानी कि पर्सनालिटी, जो तीसरे नंबर की पर्सनालिटी है वो किसको दर्शा रहा है, वो ऑथर के फेसेट को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार राष्ट्रपति की जीवनी का वर्गांक
बनाने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति की जीवनी के बारे में अगर हमें कोई कॉल नंबर बनाना है तो उसके लिए हम किस प्रकार के ACI का यूज़ करेंगे, A, V, W या फिर Y7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है Y7। वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और डिसलाइक के द्वारा ही मुझे समझ में आता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में मुझे फीडबैक कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं आगे की सीरीज़ में।